नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड की राजनीति में आज हम लेकर आए हैं आपके साथ एक खास मेहमान को, के छात्र संगठन के प्रदेश सह मंत्री ऋषभ रावत को। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारी जनता को बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे इस छात्र संगठन में आपका जो है रुझान बढ़ा। जी, वर्ष 2014 में जब मैं महाविद्यालय में प्रवेश लिया, SGRR पीजी कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया था, तो जैसा कि सबने देखा होगा, पीजी कॉलेज में अनेकों छात्र संगठनों की हेल्प डेस्क लगी रहती है एडमिशन के टाइम हेल्प करने की। ऐसे ही विद्यार्थी परिषद की हेल्प डेस्क पर मैं आया। वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ तो एक चीज़ अच्छी लगी कि विद्यार्थी परिषद के बैनर पर स्वामी विवेकानंद का चित्र मुझे दिखा। मुझे भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले और माँ सरस्वती की पूजा करने वाले लोग वहाँ पर मिले। मैंने देखा ये छात्र संगठन बाकी छात्र संगठनों से कुछ अलग है। बाकी छात्र संगठनों में उनके प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में काम किया जाता था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में काम किया जाता था। अन्य छात्र संगठनों में हम देखते थे कि राजनीतिक दखल भी काफ़ी रहता था। कोई राजनीतिक रैलियां होती थी तो उनके कार्यकर्ता वहां पर जा रहे होते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमें कहते थे कि स्वामी विवेकानंद की जयंती का कार्यक्रम है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का कार्यक्रम है, भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों में हमें ले जाया जाता था और एक वैचारिकता हम पे लागू करी जाती थी, हमें वैचारिक रूप से विकसित किया जाता था। तो इसी विचारधारा के साथ जब हम जुड़े धीरे धीरे तो हमें पता चला कि सिर्फ छात्र संगठन का उद्देश्य कॉलेज में काम करना नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण में अपनी योगदान देना है। तो इसी वजह से हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े और आज भी वर्ष 2014 से 8 साल हो गए हैं, आज भी मैं विद्यार्थी परिषद के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि इस समय का जो दौर है, क्या जो छात्र संगठन है वो अपना काम निभा रहा है, या कॉलेजों में केवल फ्रेशर पार्टी ही और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के आयोजन तक ही सीमित रह गया है? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्ष से जो कोविड-19 की महामारी आई, उससे छात्र संगठनों के काम पर असर तो पड़ा क्योंकि कैंपस नहीं खुला। लेकिन छात्र संगठन, काफ़ी ऐसे छात्र संगठन भी हैं जिनका रोल सिर्फ छात्र संघ चुनाव, फ्रेशर पार्टी, एनुअल फंक्शन तक ही सीमित रहता है। लेकिन जैसा कि विद्यार्थी परिषद काम करती है, विद्यार्थी परिषद ने कोविड में भी घर घर पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए हैं। जब प्लाज्मा डोनेशन चलता था, प्लाज्मा डोनेट भी किया है। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है जब मैं ये बात बताता हूँ कि वर्ष 2020 में हमने 208 यूनिट रक्तदान किया और 2021 में भी हमने 200 प्लस यूनिट का रक्तदान किया। और ऐसे करके सामाजिक कार्यों के साथ हम अपने उद्देश्य को आगे लेकर जाते हैं। और जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है तो मतदाता जागरूकता अभियान हम चलाएंगे। हम किसी राजनीतिक दल के झंडे डंडे नहीं उठाएंगे, बल्कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश के विकास के मुद्दों को, शिक्षा के विकास के मुद्दों को, नई शिक्षा नीति में युवाओं की भूमिका को, ऐसे विषयों को लेकर जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे कि किस तरीके से उन्हें एक अच्छे विचार के लिए और एक विकसित प्रदेश एवं विकसित देश के लिए वोट देना चाहिए। छात्र संगठन हमेशा से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा रहता है, उनकी विचारधाराओं से जुड़ा रहता है। NSU की बात करें तो वो कांग्रेस की विचारधारा, ABP की बात करें तो आप जो है भाजपा से जुड़े राजनीतिक दल से समर्थन में रखते हैं। क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक दलों में जो छात्र संगठन का काम है वह कैसे गति पर चलता है? जी, जहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा, मैं एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक संगठन का अंग नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हमने सुना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना की बात मैं करूँ तो 9 जुलाई 1949 को हुई थी विद्यार्थी परिषद की स्थापना। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करूँ तो 1980 में स्थापना हुई थी। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर से वैचारिक संबंध है, उस कारण कई कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर दिखते हैं, कई कार्यकर्ता आज देश के नेतृत्व में भी दिखते हैं। वो एक विद्यार्थी परिषद के लिए गर्व का विषय है और हम आज भी उन कार्यकर्ताओं पर गर्व करते हैं। लेकिन ये है कि विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक संगठन के प्रभाव में काम नहीं करता है। हमने देखा कि वर्ष 2017 से 2022 में हमारी विचार की सरकार इस प्रदेश में रही, लेकिन जहाँ पर भी हमें ज़रूरत लगी हमने उसके लिए भी आंदोलन किया। मेडिकल कॉलेज की जब फीस वृद्धि हुई तो विद्यार्थी परिषद ने उसका भरसक विरोध किया और उसको वापस भी लिया गया। उसी के साथ जब हमने सचिवालय घेराव किया था और उसमें शिक्षा के अनेकों मुद्दे, सेमेस्टर सिस्टम में जो खामियां थी, चाहे छात्र संख्या और स्टूडेंट टीचर रेशियो को लेकर हमने आंदोलन किया और सारे आंदोलन हमारे सफल भी हुए। ये बहुत ही गर्व का विषय था कि वो आंदोलन सफल हुए और आज अच्छे रूप से उन विषयों पर कार्य हो रहा है। तो विद्यार्थी परिषद किसी भी छात्र संगठन, किसी भी राजनीतिक संगठन के पीछे कार्य नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, युवा विकास के लिए काम करता है। बात करें उत्तराखंड की राजनीति में तो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस रही है। ऐसे में जब बीजेपी की पार्टी सत्ता में रही थी तो जो छात्र, NSU के छात्र सड़कों पर दिखे थे, और जब कांग्रेस की सरकार रही तो अखिल भारतीय परिषद के छात्र सड़कों पर दिखे थे। तो इससे क्या कहना चाहेंगे, क्या यह राजनीति से मेल मिलाप नहीं है?
जी, जहाँ तक कि मैंने अपने पिछले जवाब में इसका जवाब दिया था कि विद्यार्थी परिषद ने चाहे कांग्रेस की सरकार थी तो वर्ष 2015 में शिक्षा के मुद्दों को लेकर एक बड़ी छात्र महासंग्राम रैली करी थी, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। और प्राइवेट कॉलेजों की फीस को लेकर हमने आंदोलन किया था, उस पर जो लिमिट्स अप्लाई होनी थी उसको लेकर भी आंदोलन किया। और उसके बाद वही आंदोलन हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी किए और हम अच्छे मुद्दों का समर्थन भी करते हैं। जैसा कि वर्तमान सरकार में हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक निर्णय लिया कि कोविड में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसके बाद आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। ऐसी पहल के हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो पहल हमें सही नहीं लगती है उसका हम विरोध भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बढ़ती फीस का हमने विरोध भी किया था। कहीं ना कहीं छात्र संगठन को राजनीति से प्रेरित ना होकर राजनीति के पीछे ना दौड़कर अपनी एक राह तलाशनी चाहिए जिससे युवाओं का समग्र विकास हो सके। बढ़ती फीस आपने एक मामला उठाया है, काफ़ी प्रचलित मामला रहा है क्योंकि कई जो विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया था। क्या स्थिति है, क्या इस मामले पर कोई बात हुई थी? इस मामले पर उत्तराखंड सरकार से हमारी बात निरंतर हुई थी, चाहे वो आयुर्वेद की फीस हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजों की फीस हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की फीस हो। सभी कॉलेजों को लेकर सरकार से बात भी हुई। उसको लेकर हम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी मिले, उससे हम उस समय के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी मिले। और उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी की सरकार रही हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार रही हो, हमने बढ़ती फीस के मुद्दे में हर मुख्यमंत्री से बात करी कि जो तय सीमा है उससे फीस ना बढ़ाई जाए। जैसे कि 4 लाख से लेकर 15 लाख तक फीस की बढ़ोतरी हो रही थी, तो ऐसी बढ़ोतरी का हमने हमेशा मना किया। और चाहे मेडिकल कॉलेज के प्रशासनों से बात हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर बात हो, चाहे शासन के स्तर पर बात हो, शासन प्रशासन दोनों में ही अपने अपनी बात रखी कि उसकी फीस की बढ़ोतरी किसी भी छात्र के अहित में ना जाए। ऐसे ही एक और मामले की बात करें तो उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय में जो है प्रशासन पर ही अपने लोगों को नौकरी देने का ये मामला सामने आया था। इसकी स्थिति क्या है अभी? आप लोगों को काफी विरोध भी था उस पर। जी, जहाँ तक कि अपने लोगों को नौकरी देने की बात है तो नियुक्ति पर उसमें याचिका भी दर्ज हुई थी और याचिका में ये पाया गया कि जितने लोगों की नियुक्तियां हुई है उनमें कुछ लोगों का ऐसा पाया गया था कि उसमें पेपर भी हुआ है, उन लोगों ने पेपर पास भी किया है और उसके बाद इंटरव्यू देकर वो लोग लगे हैं। तो अगर वो किसी संगठन से संबंध रखता है, हम उसकी मेरिट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसने मेरिट में आकर अपना स्थान हासिल किया है। हाँ, जहाँ पर ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन के लोगों के रिश्तेदारों को गलत तरीके से नियुक्ति मिली है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच चल भी रही है। लेकिन जहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप की बात थी, कुछ बड़े दायित्वधारियों का नाम भी लिया जा रहा था, तो उन्होंने बकायदा पेपर दिए हैं। कोर्ट में मामला खुलकर भी आया है और आगे भी इसकी जांच होगी तो खुलकर आएगा। वो जिसका सही तरीके से नियुक्ति हुई है उसकी नियुक्ति यथावत रहनी चाहिए और जिसकी नियुक्ति में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके उस पर जांच भी होनी चाहिए। छात्र संगठन से आप जुड़े हैं, क्या लगता है आपको कि जो छात्रों की विभिन्न समस्याएं होती है, कई प्रकार की समस्या होती है, कब तक उसका समाधान आपके द्वारा किया जाता है या आपकी कोशिश रहती है कि उन समाधानों का वो किया जाए? छात्र संगठन में हमारी कोशिश तो ये रहती है कि विद्यार्थी का हम समग्र विकास कर सकें। उसकी जो कॉलेज की समस्या है, इस कॉलेज की ही समस्या नहीं बल्कि जो आगे आने वाली समस्याएं हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति में अभी स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम रोज़गार की बात करते हैं। रोज़गार इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में रोज़गार बेस्ड एजुकेशन नहीं है। अब हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें स्किल डेवलपमेंट के पहलू पर काम करना होगा। हमें छात्र का विकास इस रूप में करना होगा ताकि उसका एकेडमिक डेवलपमेंट तो हो ही बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो आने वाले समय में ना उसे इंटरव्यूज़ में दिक्कत हो, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा हो कि कोई भी फर्म उसे हायर करने में गर्व महसूस करे। और इसी रूप से विद्यार्थी परिषद काम करता है, ना सिर्फ उसके पढ़ाई में बल्कि खेल कूद में, बल्कि उसके रुझान के क्षेत्रों में सभी का समग्र विकास होना चाहिए और इसी समग्र विकास के साथ छात्र जहाँ भी जाए अपने जीवन में एक अच्छी दिशा में कार्य कर सके। राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। देखा जाए तो युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों जो है युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है कि उसे जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है? युवाओं की स्थिति के बारे में कहिए कुछ। देखिए, कहीं ना कहीं जैसा कि वर्तमान सरकार ने घोषणा करी थी कि वो 20,000 रोजगार देंगे, लेकिन ये घोषणा सरकार के अंतिम वर्ष में आई, शायद थोड़ा पहले आ जाती
तो हम उतने रोजगार दे पाते। मगर जो स्वरोजगार का विजन सरकार लेकर आई थी उस पर एक अच्छा कार्य भी हुआ है। कई युवाओं ने लॉकडाउन में, जब कोरोना में लोग रिवर्स माइग्रेशन में वापस पहाड़ों की ओर आए, तो युवाओं ने स्वरोजगार शुरू भी किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उनको अच्छे रूप से आर्थिक सहायता भी मिल पाई और आर्थिक सहायता की वजह से वो अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि रोजगार की बात है, सरकार को इस कार्यकाल से प्रेरणा लेकर जो रोजगार उन्होंने अंतिम वर्ष में लाने की पहल करी, उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आगे भी सरकार को मौका मिलता है या फिर जो भी सरकार रहती है, किसी अन्य विचार की रहती है, अपने विचार की रहती है, तो उस सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जितनी घोषणा हुई है, चाहे वो 20,000 नौकरियों की हुई हो, चाहे वो अनेकों विभागों में हुई हो, उनकी परीक्षा कराई जा सके, उनकी नियुक्तियां कराई जा सके। और जो बड़ा विषय बनकर उभरा कुछ समय में कि नियुक्तियों पर भी जांच बैठ जाती है, तो ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया इस प्रकार हो कि उसमें कोई जांच, इस तरह की जांच का मसला ही ना हो, सीधा नियुक्ति हो सके और छात्र छात्राओं को रोजगार मिल सके। आप छात्र संगठन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। देखा जाए तो आप फिलहाल की जो स्थिति है राज्य की राजनीति की, कांग्रेस बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी अब कदम रख रही है जो इस चुनावी मैदान में, वहीं यूकेटी की बात करें, कैसे देखते हैं आप इस पूरे समीकरण को? जी, ये लोकतंत्र है और सभी को अधिकार है कि वो अपनी उपस्थिति इस लोकतंत्र में दर्ज करा सकें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य जो संगठन अब प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में उभरने का, सभी को अधिकार है। और सभी को लेकिन ये देखना चाहिए कि वो सिर्फ राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं, वो उत्तराखंड के विकास के लिए राजनीति कर रहे हो और उत्तराखंड का विकास इस दिशा में हो, एक विजन लेकर हर सरकार आए। हम देखते हैं कि 6% एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई कि 6% शिक्षा पर व्यय होना है, लेकिन अभी भी हम वहाँ पर ठीक से नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक हानि हमें लॉकडाउन से भी हुई है। तो इस दिशा में कार्य करना चाहिए। नए रिसर्च, हमें पीएचडी के एंट्रेंस से पीएचडी की सीट्स बढ़ानी चाहिए। आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में 2-2, 4-4 सीटें सरकारी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं पीएचडी की। तो अगर रिसर्च नहीं होगी तो आगे नए आविष्कार नहीं होंगे, नए सृजन नहीं होंगे। तो इस तरीके से जितने भी संगठन और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सरकार में आना चाह रही है, उनको एक अच्छा ड्राफ्ट, अच्छी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए और उस ड्राफ्ट के दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि जैसा कि हम देख रहे हैं आज की दल बदल की राजनीति हो रही है। दल बदल से उठकर विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चलिए, कार्यक्रम के अंत की ओर में एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। चुनाव आने वाले हैं, 14 फरवरी को मतदान होना है। छात्र संगठन से आप जुड़े हैं, युवा हैं, युवाओं के बीच रहते हैं और युवाओं का एक खासा रोल है आगे आने वाले राज्य के भविष्य के लिए। क्या कुछ आप जनता को संदेश देना चाहेंगे, उन युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जिनके कंधों पर अब आगे का भविष्य निर्भर करता है? युवा वर्ग के लिए मेरा एक ही संदेश है कि उनका जो भी वोट हो वो राष्ट्र निर्माण के लिए हो, वो प्रदेश के निर्माण के लिए हो, प्रदेश के विकास के लिए हो। और युवा वर्ग किसी भी तरह से प्रभाव में ना आकर अपने विवेक के अनुसार मतदान करे और अपने विवेक के अनुसार मतदान करते हुए हर पहलू का ध्यान दे। चाहे वो प्रदेश में आज गांव-गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, चाहे वो प्रदेश में रोजगार खड़े करने की बात हो, जिस भी लीडर में उनको ये क्षमता दिखती है कि यह लीडर ऐसा कर सकता है, जिस भी पार्टी में उन्हें, जिस भी संगठन में उन्हें ऐसी क्षमता दिखती है कि एक उत्तराखंड के विकास के लिए ये पार्टी सच में चिंतन कर रही है और सच में विचार इनके ऐसे हैं कि उत्तराखंड का समग्र विकास हो सके और उत्तराखंड देश के टॉप राज्यों में आ सके, ऐसे संगठन को और ऐसी पार्टी को अपना मतदान करें। और सभी लोग मतदान जरूर करें और मतदान में एक चीज का ध्यान रखें कि अपने मत की वैल्यू को समझें। कई बार हम देखते हैं कि युवा वर्ग में नोटा जैसी चीजें भी सुनने में आती हैं। कई ऐसे संगठन होते हैं जैसे लेफ्टिस्ट छात्र संगठन है वो, और लेफ्टिस्ट पार्टियां भी हैं, वो लोग बात करते हैं नोटा की, लेकिन नोटा का कोई महत्व नहीं बनता है क्योंकि हम अगर लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं, हम लोकतंत्र में अपनी राय नहीं रख रहे हैं, तो वो कैसे एक ऑप्शन बन सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन अपनी सरकार के माध्यम से, और अभी चुनाव भी चल रहा है, अनेकों लीडर्स आप पर आएंगे, तो अपनी बात को रखना। युवा वर्ग हमेशा रैलियों से, जनसभाओं से दूर रहता है, लेकिन मैं तो चाहता हूं जो प्रत्याशी जब जनता के बीच में जाएगा तो उसके सामने युवा वर्ग अपनी बात रखे और अपनी बात रखने के बाद जब उन्हें लगेगा कि ये प्रत्याशी वास्तव में इस काबिल है कि हमारी मांग को पूरा कर सकता है, हमारे प्रदेश की जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो उनके पक्ष में मतदान करें। और इसी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी युवा वर्ग इस बार मतदान करने जरूर जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। धन्यवाद। यह थे हमारे साथ एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री ऋषभ रावत, जिनका कहना है कि युवाओं को बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेना चाहिए ताकि राज्य का जो भविष्य है वो सुधर सके। ऐसे ही अन्य बातचीतों के लिए, ऐसे ही अन्य और मुद्दों के साथ हम मिलेंगे आपको अगली बार। देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।